Hi guys, I'm Ashish and this is my channel Medical Acme India, and today I'm going to take a special lecture on choosing BSc as career. Sometimes what happens, people who are or students you can say who are doing BSc or want to do BSc or have finalized BSc are somewhat in confused state about the career or scopes you will say in the field. So today I am going to take this class, and after this class I bet you will be like much more happier, or you will say that the perspectives of your thinking will be changed after the class. So the courses which includes like zoology, botany, life sciences, biotechnology, physiology, anthropology, biomedical sciences, bioinformatics, biostatistics, environmental sciences and biosciences are something which has, you will say, constricted as well as wide scopes in their own. So guys, today I'm going to discuss those scopes which are available for these courses, which course is best for you and which course has the better opportunities in the field of science. So guys, everything which will be discussed in this class, and please, if you have any query, go and comment in the comment box. I will definitely answer. So guys, let's start. So what happens when, suppose you are in 12th, you have two things. You are going to join the professional course like MBBS or IIT or EEE, and something which is different from these field are the non-professional courses like BSc or something like, you will say, ki bachelor's degree, which is not like leading to any job. So guys, BSc is something like that. If you have gone through the BSc, मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप BSc के रास्ते पे चल दिए तो you will complete at the end of PhD. आप before PhD you have like less opportunities. अगर ये है कि अगर आपने BSc करना है तो आपने BSc डिसाइड कर लिया तो BSc के बाद ही छोड़ दो, या फिर आप MSc करो तो PhD तो करो ही. तो ये थोड़ा सा एक हेक्टिक हो जाता है. बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होती है कि मतलब अगर हम BSc कर रहे हैं तो हमारे क्या स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलने वाली है आगे जाके. तो ये कोर्सेज जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कोर्सेज बहुत ही कन्फ्यूजिंग है. एक तरह से इसमें ये भी है कि जैसा आपको बताया कि एक तो बहुत इसमें वाइड स्कोप है, ठीक है, और नैरो स्कोप भी है, लेकिन आपको दोनों पहलू को जानना होगा. अगर आपके पास स्कोप्स हैं तो कौन कौन से स्कोप्स हैं, किधर स्कोप है, किधर स्कोप नहीं है, और क्या आप करने जा रहे हो लाइफ में. अगर बहुत मतलब ऐसा होता है कि बीएससी के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें चलती है बीएससी में. बीएससी इज, यू विल से कि डायनामिक स्टेट, जहाँ पे आपको बहुत सारी थिंकिंग आती है. अरे हम तो यूपीएससी कर लेते हैं, अरे हम तो प्रोफेसर बन जाएंगे, अरे हम तो टीचिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, या रिसर्च में चले जाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिमाग में दौड़ती रहती हैं बीएससी के दौरान में. तो उन चीज़ों को, सच है, वो होना भी चाहिए. आप उस स्टेज पे होते हो, बीएससी कहते हैं कि गेट है, ठीक है, उस गेट पे आप खड़े हो, और गेट पर खड़े हो के आप कहीं नई जगह पे गए तो आप बोलते हो ना कि मे आई कम इन, तो वहाँ अंदर जाना होता है. तो आप सोचते हो कि अरे कोई अंदर ऐसा ना मिल जाए जो हमें डांट दे, कभी ऐसा ना हो जाए कोई फ्रेंड ही बन जाए, तो ऐसा भी होता है. तो यही चीज़ यहाँ बीएससी में भी होती है. बीएससी एक आपको मौका देती है कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को इसलिए जानो कि आप जॉब के लिए, जो आप आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है. तो उस तरह से बीएससी तीनों तरफ के रास्ते खोलते हैं, और वो तीनों तरफ के रास्ते क्या हैं अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद. सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है. बीएससी मतलब बैचलर्स इन साइंसेस, और साइंसेस, बैचलर्स इन साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, इन सारी जो यहाँ पे दी गई हैं कोर्सेज उनके बारे में बात कर रहा हूँ. सबसे पहले आते हैं कॉलेज लाइफ में. क्या होता है कि 12th में बच्चा बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है, ठीक है. तो इमेच्योर स्टेज से आप सीधा कॉलेज लाइफ में आते हो, तो आप थोड़ा सा रास्ता भटकते हो कि अरे हमने तो बहुत सारी दुनिया देखनी है, बहुत सारी मतलब हमें अच्छे वहाँ मौके मिल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है. तो बीएससी इज समथिंग जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट तो करते हो लैब में, लैब के बाहर भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है. अगर आपके बाहर आ रहे हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्मोकिंग करने लग जाते हो, कभी कोई ड्रिंकिंग भी करने लग जाते हैं कुछ लोग. तो ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा बीएससी एक ऐसा कोर्स है, आपके लिए बीएससी एक लाइफ का ऐसा फेज़ है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होने वाले हैं. मैं नहीं कहता कि आप कॉलेज लाइफ में आओ कुछ मत करो, सब करते हैं, ठीक है, मैंने भी किया है. तो बीएससी लाइफ में आपको एंजॉय तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है कि आपको दिमाग में ये भी रखना है कि हमें आगे क्या करना है. बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप अपने माइंड को डिटेरियोरेट करो, ठीक है, वो करना ही नहीं है. तो बीएससी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक बीएससी प्रोग्राम होता है, एक बीएससी ऑनर्स होता है. ऑनर्स इज समथिंग इन विच यू आर स्पेशलाइज. सपोज अगर आप बीएससी जूलॉजी कर रहे हो तो यू विल बी स्पेशलाइज इन जूलॉजी, ठीक है. जूलॉजी के आपके सारे इन एंड अराउंड सब्जेक्ट मिल जाएंगे. बट इन बीएससी प्रोग्राम यू विल हैव
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज द लाइक बीएससी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप तीनों ही चीज़ पढ़ते हो। सेम विद लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंस में क्या है, बीएससी के साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बीएससी प्रोग्राम अलग है, बीएससी ऑनर्स अलग है, ऑनर्स स्पेशलाइजेशन हो गया, बीएससी प्रोग्राम आपको एक वाइड हो गया बिल्कुल ही कह लो, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो देयर विल बी 2 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से आप कर रहे होते हो। पहला होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ फीस कम होती है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, एक प्राइवेट कॉलेज जहाँ आप बहुत सारा मतलब मास में फीस दे के भरते हो, मतलब किडनी बेच के भी लोग पढ़ते हैं, तो ऐसी चीज़ होगी तो वो प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको मैं बीएससी स्टूडेंट्स के कैडर बताऊं तो कैडर में 3 तरह के बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है पार्ट टाइम बीएससी, उनका काम क्या होता है, बस वो बीएससी कर रहे होते हैं लेकिन साइड बाय साइड उनका कुछ और भी चल रहा होता है, या जॉब भी कर रहे हैं मान के चलो, या फिर आप कह लो कि वो कहीं बीपीओ में जॉब कर रहे हैं, कहीं वो कॉल सेंटर में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो ठीक है, हो सकता है उनके पास में अपनी कुछ इकोनॉमिक बर्डन हो या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो करते हैं। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं बीएससी के साथ साथ में, ठीक है। बीएससी में बायोलॉजी के लाइफ साइंसेस के कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप समझ जाओ। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने क्लास में भी आएंगे तो आपको उनके पास आकाश के पैकेज मिल जाएंगे और सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तीसरे होते हैं फुल टाइम बीएससी होता है, इनके 12th के बाद उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे करना है तो फुल बीएससी ही करना है, मुझे माइंड डाइवर्ट ही नहीं करना, नीट वीट फालतू है, क्यों जाके उस पचर में पढ़ना। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ये चीज़ पहले से ठान के रखते हैं। तो ये 3 तरह के बीएससी स्टूडेंट्स मिलेंगे। ये आपको 100% एक्सक्लूसिव मेडोकैक में इंडिया पे ही मिल रहा है और आप कहीं नहीं मिलेगा। ये जो लेक्चर में लेने वाला हूँ गाइस, इसके बाद आप 30 मिनट बाद देखोगे कि आप बिल्कुल ही चेंज रहोगे, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके सोचने के तरीके बीएससी के बाद का सब कुछ क्लियर होगा बिल्कुल। सो गाइज प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइज। सो चलो अब बात करते हैं करियर आफ्टर बीएससी। अब आपने मान के चलो पहले तो ये स्टेज बताया कि जब 12th में थे आपने सोचा बीएससी करने की, आपने एनरोलमेंट ले ली। अब बीएससी आपने फाइनल किया तो उसके बाद का करियर क्या है? तो उसके बाद का करियर 3 चीज़ होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो, दूसरा टीचिंग में जा सकते हो, या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हो। अब रिसर्च में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी, फिर उसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा। 2 एग्ज़ाम होंगे आपके वाइटल जो आपके डिसाइड करेंगे कि रिसर्च की करियर क्या होने वाली है। अब अगर आपने पीएचडी कर ली तो उसके पास अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप टेम्पररी साइंटिस्ट लगो या तो परमानेंट साइंटिस्ट लगो। परमानेंट साइंटिस्ट की गाइस बहुत कम सीट है, मान के चलो अगर इंडिया में टोटल सीट अगर काउंट करो परमानेंट साइंटिस्ट की तो वो टोटल निकल के आपके पास आएंगे तो 500-600, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। टेम्पररी साइंटिस्ट होते हैं हर कॉलेज में, लेकिन अब वहाँ पे अगर आप इंटरनल हो तो इंटरनल को वेटेज मिलता है। तो दिस इज़ द फैक्ट। अब दूसरी चीज़ होती है टीचिंग, ठीक है। अब अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो टीचिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप एमएससी करोगे, नेट करोगे, फिर पीएचडी करोगे। गाइस यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है एमएससी। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके एमएससी सिलेक्शन बहुत ही यूनिक होने चाहिए। यू विल से कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिलेक्शन, एमएससी कहाँ पे करे, किस सब्जेक्ट में करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है एक वाइडर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर वाइडर सब्जेक्ट में एमएससी हो तभी आपको टीचिंग के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। आप जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज से हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी टीचिंग की, ऑब्वियस सी बात है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या फिर आप कह लो कि बायोटेक्नोलॉजी से हो तो आपको कम चांसेस मिलेंगे टीचिंग के। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ जूलॉजी। तो वही सारी कोर्सेज नीचे दी गई है जो अभी मैं आपको फिर बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब क्या होता है, इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री में जाने के लिए आप अगर सोच रहे हो तो प्लीज़ गाइज आप बीएससी के बाद ही कोई एंट्रेंस दो, ठीक है। एंट्रेंस देने के बाद आप आराम से तभी कर लो, आपको एमएससी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पोस्ट एमएससी करोगे तो उसके लिए इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जहाँ के प्लेसमेंट सेल होते हैं, वो आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन उनका एक ही पॉइंट होता है कि भाई एमबीए कहाँ है, ठीक है। अगर आप एमबीए किए हो तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएंगे वो, वरना तो नहीं बनाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एमएससी कर भी लेते हो, मान के चलो एक लड़का है जिसने बीएससी बायोटेक किया, एमएससी बायोटेक किया, अब उसको इंडस्ट्री में जाना है तो उसको एक एमबीए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है जो उसको करना पड़ता है, तभी उसको जाके एक अच्छा सा मान के चलो कि स्टैंड अप मिलता है वहाँ पे, वरना उसको उसका स्टैंड थोड़ा ख़राब लगता है वहाँ पे। अब क्या होता है, रिसर्च अगर आप करना चाहते हो तो इनमें कोर्सेज देख लो। रिसर्च करने के लिए लाइफ साइंसेस लो, बायोमेडिकल साइंसेस लो, बायोटेक लो, बायोकेमिस्ट्री लो, बायो साइंसेस लो। इनके बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मॉल बायो से के टच में रहते हैं, और आपको पता है कि मॉल बायो का ज़माना आजकल है। ऐसा बोलते हैं कि मॉल बायो है तो सब कुछ है रिसर्च में, तो रिसर्च इज़ इक्विवेलेंट टू मॉल बायो। इन सारी कोर्सेज जो यहाँ दी गई है वो मॉल बायो में एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस और उनको ज़्यादा रिसर्च का
स्कोप और आप कह लो कि उनको ज़्यादा रिसर्च का एक अच्छा सा स्टैंड मिलता है। बट गाइज अगर टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप हमेशा वाइडर सब्जेक्ट रखो, जैसे लाइफ साइंसेस हो गए, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी यू कैन कीप। लेकिन अब ये समझ लो कि जो ये 3 कोर्सेज है ना, लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत वाइडर और यू विल से कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और वास्ट सब्जेक्ट में टीचिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बल्क में आती है वहाँ पे सीट। अगर ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हर यूजीसी के कॉलेज, आप बेसिक साइंस कॉलेज लो, आपको वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप अगर किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज में जाते हो वहाँ भी मिल जाती है, स्कूल लेवल पे भी मिल जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिलेक्शन। फिजियोलॉजी, बायोटेक, बायोकेम, इन सब के बच्चों को मिल जाती है, लेकिन बहुत ही ट्विस्टिंग होता है, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है मिलना। सो गाइज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो टीचिंग, आप सोच रहे हो कि बीएससी के बाद टीचिंग करना है या बीएससी के आगे आपको अगर टीचिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप प्लीज़ लाइफ साइंसेस, बॉटनी और जूलॉजी को ही चूज़ करें। इंडस्ट्री में जाना है तो बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंसेस और पैरामेडिकल कोर्सेज एमएससी में जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। पैरामेडिकल कोर्सेज में जो भी रखो आप, तो वो सारी कोर्सेज अधिकतर क्या होते हैं वो कि मेडिकल कॉलेज में होते हैं या हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। जैसे आप ले लो ऑप्टोमेट्री हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, CTVS हो गया, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हो गया, ये सारी कोर्सेज पैरामेडिकल में आती है। और ये कोर्सेज कहाँ मिलेंगी आपको? MCI रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स में। तो गाइज ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो अपने BSc के बाद में, तो यहाँ पे देख लो। अब इसके अलावे इंडस्ट्री में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जॉब। इंडस्ट्री मतलब जॉब, सिंपल सी बात। अब जॉब में मैंने यहाँ पोस्ट BSc में एंट्रेंस लिखा है। वो एंट्रेंस बेसिकली आप लगा लो कि वो आपके बैंकिंग के होते हैं या फिर UPSC सिविल सर्वेंट, अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो वो होगा। तो ये सारी चीज़ें एंट्रेंसेस में आती है। अगर आपका ये मोटो है कि BSc के बाद आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, होता नहीं किसी के घर में डिमांड, भाई गवर्नमेंट जॉब करो तभी आपको एक लड़की मिलेगी अच्छी। हम लड़कों की है, आप लोग ऐसे मत समझना, लड़कियाँ अगर देख रही है तो होता ही है कि हमारे घर में मिडिल क्लास फैमिली से अगर हो तो बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तभी लड़की मिलेगी अच्छी, वरना कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा। तो ये होता है। तो उन सारे गाइज प्लीज़, आप अगर आप जॉब सोच रहे हो तो BSc के बाद कभी MSc में एनरोल होने की मत सोचो। ये कभी कभी सोचते हो कि MSc में एनरोल कर लेते हैं, साथ साथ में करेंगे, तो बिल्कुल भूल जाओ, कुछ नहीं होने का। ना MSc हो पाएगी ना जॉब हो पाएगी। आप डेडिकेटेड होकर 2 साल दे दो, वो 2 साल आपका वेस्ट नहीं जाने का, वो आपको काम ही आएंगे आगे। आपको पता चल जाएगा कि वो 2 साल जो मैंने दिए हैं उसका आउटकम निकल के आया है। लेकिन MSc के साथ में आउटकम सोचोगे डबल हो जाए, तो आउटकम डबल नहीं होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज प्लीज़, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो अपने एंट्रेंसेस के लिए आप MSc, ऐसा बोलते हैं ना कि आप MSc को किसी को दाव पे खेलना, तो वो दाव नहीं खेलो, MSc का दाव मत खेलो आप जॉब के लिए। तो आप BSc के बाद तुरंत ही जो अपना जो है तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस में जैसा मैंने बताया आपको 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फीस होता है। तो गाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप MSc एनरोल हो सकते हो, या BSc और MSc दोनों के लिए ये मतलब दिया गया है, लेकिन MSc के लिए स्पेसिफिक दिया गया है। ठीक है। तो गाइज अगर आप MSc करना चाहते हो तो एम्स से कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब फिर यही है कि MSc अगर एम्स से करते हो तो वाइडर सब्जेक्ट नहीं मिलता है आपको, एक रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। यहाँ जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस जैसे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइज, यहाँ से आप तुरंत अच्छा रिकमेंडेशन लोगे और फिर बाहर चले जाओगे आप PhD करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है स्कोप यहाँ पे अगर रिसर्च कर जाना चाहते हो तो। और गाइज अगर आपको बता दूं कि अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, अपना करियर आपको इंडिया में नहीं दिख रहा, लग रहा है कि आपको इंडिया में नहीं कुछ होने वाला है, तो आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो एम्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ के रिकमेंडेशंस बहुत तगड़े हैं। गाइज BHU में आप जाके BSc भी कर सकते हो, BSc के लिए बेस्ट है BHU DU। दिस विल बी माई 2 चॉइसेस फॉर यू गाइज, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू डू द लाइक BSc। और जूलॉजी है, लाइफ साइंस, JNU भी है, लाइफ साइंसेस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो गाइज BHU, JNU, DU ये तीनों MSc के लिए और BSc के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप आंख मूंद के जाओ, टीचिंग अगर करनी है तो ये सारे कॉलेजेस आपको इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। यहाँ के बच्चे हमेशा नेट JER क्वालिफाइड होते हैं और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आगे। एक ACBR है, अम्बेडकर कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ये भी है। ठीक है, जो DU के अंडर ही आता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप MSc कर सकते हो, इंटीग्रेटेड MSc PhD होता है वहाँ पे, तो आप वो कर सकते हो, या MSc एलोन भी करवाते हैं, वो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड ही है सिर्फ, तो वो भी कर सकते हो गाइज। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो ACBR बेस्ट है, टीचिंग में जाना है तो फिर से बेस्ट नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जूलॉजी लो, लाइफ साइंसेस, बॉटनी लो। JNU लाइफ साइंसेस इज बेस्ट, BHU में लाइफ साइंसेस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो लो, दैट विल बी वेरी मच लाइक बेनिफिशियल।
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी कह लो, कुछ सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी स्टेट में, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको, लेकिन उसको आप क्या करो, ऑप्शनल मानो। लेकिन ये जो 4 ऊपर दिए गए हैं इनको आप अपने प्रायोरिटीज़ में रखो। IITs ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैम आप देते हो एग्ज़ाम, उसके बाद आप जाके वहाँ पे एनरोल होते हो, बायोटेक है, बायो साइंसेस है, दोनों ही कोर्स वहाँ मिल जाता है आपको। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में होता है, यहाँ भी आप कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है करने का। तो गाइज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फीस बिल्कुल नाम मात्र की होती है और एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में अगर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन MET तो MET है, ये सबको पता है कि MET में अगर कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको मिल जाती है। MET के अलावा अगर किसी कॉलेज में करते हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता उसको। तो गाइज ये मत सोचो अगर आपको 1 साल ड्रॉप करना है ड्रॉप कर लो, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ही जाओ, क्योंकि अगर आपको बाद में टीचिंग करनी होती है तो प्राइवेट कॉलेज में तो मिलेंगे नहीं आपको, और प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेंगे तो मान के चलो अगर आप सरकारी कॉलेज में या बेसिक साइंस कॉलेज में करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि प्राइवेट कॉलेज को एक अच्छा स्टैंड दे वो वहाँ पे, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को सोचते हैं या ढूंढते हैं। तो गाइज़ ये था आपके 2 कॉलेजेस के कैडर के बारे में जहाँ मैंने आपको बताया, ये MSc और BSc के लिए आप ले सकते हो और दैट इज़ बेस्ट। मैंने यहाँ पे सारे कॉलेजेस नहीं रखे हैं, हो सकता है साउथ इंडिया में कोई और कॉलेज हो जो अच्छे हों, मैं उनके बारे में नहीं कर रहा, मैं नॉर्थ इंडियन अपने स्टेट रीजन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन रीजन का जोन का बता रहा हूँ, तो ये आप लिस्ट बना सकते हो अपने करियर के लिए। सो गाइज अगर आपने MSc कर ली, ठीक है, और आपको रिसर्च में जाना है तो आपको आराम से PhD करनी पड़ेगी, टीचिंग में जाना है तो PhD करनी पड़ेगी। अब दिक्कत ये आती है कि PhD करे तो करे कहाँ से। तो गाइज PhD ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी करो, ठीक है। इसमें अगर आपने सोचा है कि MSc आपने जूलॉजी में की हुई है तो आपको ऐसा नहीं है जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही PhD कर लो, ठीक है, मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो आप निकल सकते हो, क्योंकि PhD में मैटर नहीं करता आपका डिपार्टमेंट आपका मैटर करता है MSc तक। क्योंकि अगर आप नेट एग्जाम देते हो लाइफ साइंसेस में तो वहाँ एक स्पेशलाइजेशन पूछते हैं, वो जो स्पेशलाइजेशन आपके मास्टर्स का होता है। अगर आप बायोटेक किए हो तो बायोटेक आपका मास्टर्स होगा, MSc में जूलॉजी रखा है तो जूलॉजी आपका स्पेशलाइजेशन होगा। तो स्पेशलाइजेशन की बात MSc में पूछी जाती है UGC के द्वारा। UGC क्या है? UGC एक बॉडी है जो कि आपको नेट देती है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो वो आपको देती है UGC, और इसमें स्पेशलाइजेशन आपका लिखा होता है कि आपने कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन मिला है, तो वो आपको लिखा होता है वहाँ पे। तो गाइज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन PhD आप कहीं भी कर लो, NII से कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी JNU से कर सकते हो, एम्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, फिर BHU से कर सकते हो, IIT से कर सकते हो, टिफर भी है, ISC है बहुत अच्छी है, IGIB CSIR की कॉलेज है, और ये है ICGEB, ये जीनोमिक्स का इंस्टीट्यूट है, NBRC है, ब्रेन रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। ये सारी कॉलेजेस हैं, आप लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ की PhDs आप अपियर हो अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी है यहाँ की PhDs। और अगर आपको लग गया कि ठीक है कि आपने MSc में नहीं करनी है, BSc में आपको पता चल गया MSc नहीं करनी है, आप तुरंत U-टर्न मार लो। अगर आपने MSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लिया है, आपको लगता है MSc नहीं होना या अगर आपको करियर नज़र नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ईयर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार का U-टर्न आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत बेनिफिट होता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप U-टर्न लो, UPSC करनी है तो U-टर्न लो, फिर से जाके आराम से स्टार्ट करो। बोलते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, कभी लेट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन टीचिंग के लिए स्कोप आपके पास नहीं रह जाएगा अगर आप PhD नहीं करते हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और टीचिंग के लिए आपको MSc करनी ही पड़ेगी, MSc करते हो तभी आपको टीचिंग मिलेगी, लेकिन MSc करके भी नहीं मिलती है। अगर आपके पास नेट है तो फिर ठीक है कि अभी 2022 से जो अभी आने वाला है रूल UGC का, उसमें आप अगर नेट नहीं हो तो आपको टीचिंग का बहुत मुश्किल है मिलना। लेकिन अगर आपके पास नेट है और आपने PhD की हुई है तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है मिलना। तो MSc थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है अगर आप टीचिंग करना चाहते हो। लेकिन अगर MSc नहीं की, वही यहाँ बोल रहा हूँ, U-टर्न आपने ले लिया तो आपके पास टीचिंग का कोई स्कोप नहीं बचता और रिसर्च का कोई स्कोप नहीं बचता। सो गाइज अब देखते हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर PhD। अगर मान चलो वो बच्चे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने PhD कर ली, अब क्या करें, ठीक है। तो गाइज अगर आपने PhD कर ली है तो आपके पास साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती है। ये साइंटिस्ट की वो पोजीशन होती है जो परमानेंट निकलती है। हम साइंटिस्ट के 2 तरह के पोजीशन होते हैं, तो प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट निकलती है और एक साइंटिस्ट जो परमानेंट निकलती है। परमानेंट साइंटिस्ट जैसे ICMR का निकला, DBT ने अपने निकाले, DST ने अपने निकाले, तो ये साइंटिस्ट की पोस्ट जिसको मैं बता रहा था 500 से 600 ही होती है परमानेंट पोस्ट, या उससे भी कम ही होगी, 300-400 रखो पूरे इंडिया में। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मिलना। यहाँ पे क्या बताऊँ मैं, बहुत सारे मतलब मान के चलो जैक लग जाते हैं या फिर होता है, अब हमेशा नहीं होता लेकिन आप सफ़र करोगे आप तो ये बहुत थोड़ा सा
निराश करने वाला चीज़ होता है। तो यहाँ पे और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है जो कि हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च फील्ड में आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ भी आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ भी यही है, फिर इंटरनल की कोई ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं और करने भी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर है पीएचडी के बाद जो आप एग्जाम्स होती है, आप स्टेट पीसीएस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या फिर सीधा ही आप जाके इंटरव्यू के थ्रू बन सकते हो। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर जो कि एक परमानेंट पोस्ट नहीं है, टेम्प्रेरी बेसिस पे 3 साल के लिए रखते हैं सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर, तो वो आप रह सकते हो। साइंटिफिक एडवाइज़र भी वही हैं, और कंटेंट राइटर और ट्यूटर, ये सब सारी आपको टेम्प्रेरी पोस्ट मिलेंगी। तो आप क्या देखते हो कि पीएचडी के बाद जो आपका स्कोप है वो अधिकतर टेम्प्रेरी की तरफ है। परमानेंट में बस 2 चीज़ मिलती है, एक साइंटिस्ट और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप साइंटिस्ट बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो थोड़ा मुश्किल है। अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप तो मॉल बायो में थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास वाइडर सब्जेक्ट होने चाहिए एमएससी में, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं बनोगे, लेकिन बन सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। सो गाइज, बहुत हेक्टिक हो जाता है आपकी लाइफ में कि आप बीएससी करने के बाद करियर को कैसे चुनो, और बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आप एक समय पे आ जाते हो जब एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, सोच रहे क्यों ही किया एमएससी। मैं बता रहा हूँ आपको, आई कैन बैट कि अगर आप अगर 10 स्टूडेंट से मिलते हो जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप अगर 8 से पूछोगे तो उनका बुरा फीडबैक होगा कि बेकारी बीएससी के बाद एमएससी कर लिया फिर पीएचडी कर लिया। तो ये होता है। लेकिन जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस अगर आप हो तो थोड़ा कम होता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों ही चीज़ नहीं है इस केस में, तो फिर तो आपको बस यही है कि फ्रस्ट्रेशन मिलती है। तो गाइज़, थोड़ा सा संभल के आप बीएससी के बाद अपने करियर को डिसाइड करो। बीएससी के बाद बहुत सारी कोर्सेज एमएससी की ऐसी है जो एमएससी करने के बाद तुरंत ही आपको जॉब प्रोवाइड कर देती है। जैसे एम्स के एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन हो गए, सीटीवीएस हो गया, तो ये सारी जो है आपको जॉब प्रोवाइड कर देती है बीएससी के तुरंत बाद, एमएससी के तुरंत बाद ही। तो ये कोर्सेज भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको जॉब चाहिए तो गाइज़, बस इतना ही। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आप अब्रॉड से एमएससी करना चाहते हो और पीएचडी करना चाहते हो। ये हर स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हम क्या करें, थोड़ा फॉरेन घूम के आते हैं, भैया यहाँ एमएससी पीएचडी कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा कुछ। तो ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन दिमाग में है बच्चों के। अगर आपने एमएससी किया तो आप देखो रेड लगा है, मतलब कि थोड़ा खतरा है। अगर आपने एमएससी बाहर से कर लिया, फिर आपको अगर मान के चलो वापस से इंडिया आना पड़ा, तो फिर आपको थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यूजीसी का नॉर्म फॉलो होगा। यूजीसी के नॉर्म में आपको नेट चाहिए और इंडिया की यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में आपको एमएससी चाहिए होता है। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है अगर आपने एमएससी किया। फिर आपने अगर पीएचडी बाहर से किया तो दिस विल बी एड ऑन। देखो वो बहुत खुश है। क्यों खुश है कि अगर आपने बाहर से पीएचडी की तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एमएससी किया है तो स्पेशलाइजेशन और नेट के चक्कर में फिर आपका थोड़ा सा यहाँ का करिकुलम वहाँ के करिकुलम से डिफरेंस जो क्रिएट होता है, तो उसमें थोड़ा आप पचड़ में फंस जाते हो। तो गाइज, पीएचडी बाहर इज़ एक्सेप्टेबल बट एमएससी बाहर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ माई समरी फॉर दिस स्लाइड। सो गाइज, अब बात आती है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और ओपन यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज जो है बेसिक साइंसेज की, वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। मेडिकल कॉलेज जहाँ पे एमएससी हो रही है या बीएससी हो रही है वो एमसीआई रिकॉग्नाइज हो जाती है। एंड ओपन यूनिवर्सिटी लाइक आप इग्नू रखो और एसओएल रखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या करो कि थोड़ा ढीला होता है, वहाँ पे आप रेगुलर नहीं जाना होता, थोड़ा सा बर्डन कम होता है वहाँ पे। लेकिन वही अगर आप यूजीसी और एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड में आते हो तो थोड़ा सा हाई। तो मैं आपको यहाँ ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस देखो। अगर आपके पास यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के प्रेफरेंस हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड के उसके बाद, फिर उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी के। अगर आप टीचिंग और रिसर्च में जाना चाहते हो, नॉट फॉर जॉब के लिए एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड हाईली प्रेफरेबल होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट here to accept yourself as the BSc student and accept yourself and prepare yourself for the scope and career and opportunities behind the BSc. So guys, very important tip from Medical Academy India, and choose a broader subject instead of specific for your teaching. टीचिंग में आप हमेशा ही एक ब्रॉडर सब्जेक्ट रखो अपना एमएससी में, हैं पीएचडी में फिर उसके बाद क्या स्पेसिफिक कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट चेंज योर स्ट्रीम एट एनी कॉस्ट। कभी भी आप अगर बीएससी बायोटेक हो तो ये मत सोचो कि हम अब एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। अगर आपने बीएससी बायोटेक की तो आप एक लाइन में रहना चाहो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा नहीं है, लेकिन आप ठीक है अगर आपने बायोटेक की तो बायोटेक करो, जूलॉजी है तो जूलॉजी करो। तो ये अगर लाइन आप मेंटेन करोगे ना, जूलॉजी एमएससी पीएचडी में भी, बीएससी एमएससी पीएचडी अगर सेम हो गया आपका, तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है कि आप
आपको कहीं भी अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप वो दाव बहुत अच्छा खेल सकते हो। आप वहाँ पे जो आपके इंटरव्यूअर होंगे वो आपको तुरंत प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, अगर आपके स्ट्रीम सेम लगते हैं तो वो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है और इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है। फोकस ऑन डिसिप्लिन्स ऑफ रिलेवेंस। अब गाइस बात ये आती है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, आपको एमएससी एंट्रेंस में अपीयर होना है, पीएचडी में अपीयर होना है, तो उनके लिए आप कुछ 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं, जैसे मॉल बायो, सेल बायो, नॉन कोर्डेटा हो गया जो आपको वो है, और फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको एमएससी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस में देखने को मिलती है। तो इन सब के डिसिप्लिन्स को गाइस अच्छे से पढ़ो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ में इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो। गेट इनटू यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में बताया कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जो है और सेंट्रल है तो उनका ज़्यादा वैल्यू होता है, तो उनको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दो, वहाँ के एंट्रेंस बिल्कुल भी मिस मत करो। सो गाइज आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज सब्सक्राइबर कम है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें भाई, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।